इस क्षेत्र कोई भी गरीब नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ लोग, हमको लगता है कि गरीब घोषित कर दिया गया है, गरीब बनाया गया है, क्योंकि यहीं से लाखों हजारों टन रोज़ के रोज़ कोयला निकलता है और बाहर के राज्य में चली जाती है। यहीं से हजारों टन पत्थर निकलता है, वो बाहर चली जाती है। लोगों को यहाँ बिजली चाहिए तो बिजली नहीं मिल पाती है। बच्चा को पढ़ाई के समय में ही चला जाता है, फिर रात को देता है, तो कोई यहाँ बच्चा पढ़ नहीं पाता है। दूसरी बात आपको हम बता दें कि कोयला इतना चला जा रहा है, फिर लोगों को यहाँ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। जो मूल सुविधाएं यहाँ लोगों को चाहिए था, उससे लोग अभी भी वंचित है। अगर ये सब मिलना शुरू हो जाएगा तो हमें लगता है कि पाकुड़ जिला भी देश के अग्रणी जिला में खड़ी हो सकती है। ये हम दवा के साथ कहते हैं। और जब जब अभी गरीब लोग इस सब से जूझेगा, तब तक हम जैसे नेता या हम भी इन लोग के साथ खड़े होकर इन लोग का आवाज़ हम उठाते रहेंगे, जब तक इसका मूल सुविधा से इन लोग को जोड़ा नहीं जाए। ये ऐसा हमें लगता है ना कि हमारे क्षेत्र के लोग थोड़ा शिक्षित है और ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है। यहाँ जो भी नेता आए हैं, यहाँ लूटने कूटने के लिए आए हैं, अपना कमाई करने के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा के लिए। जिस दिन यहाँ की जनता अपने वोट की महत्व को समझेंगे और यहाँ का जनता जागरूक हो जाएंगे कि नहीं, मेरे अधिकार का चीज़ इन नेताओं ने लूट के ले जा रहा है, अगर ये जागरूक हो जाएंगे तो ऐसा नेता का भट्टा भट जाएगी, राजनीतिक नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे, भागना पड़ जाएगा इन लोगों को। और मुझे जहाँ तक कि पता चला है लोगों से कि आप एक लौता ऐसा नेता हैं, है ना, जो अपने फसल को बेचकर, अपने धान को बेच के राजनीति में लोगों का सेवा किए हैं, लोगों का मदद किए हैं। ऐसा हालांकि और नेता नहीं करता है। वो गुंडागर्दी करके अलग अलग जगहों से पैसा कमाता है, 4 ठेकेदारों से पैसा लेता है और उनके बल पर वो उछल कूद करता है। लेकिन आप वैसे नेताओं में से नहीं हैं, तो आप पूरा जीवन राजनीति में दिए। अब क्या लग रहा है कि अब राजनीति से आपको संन्यास लेना चाहिए? आप संन्यास लेना चाहते हैं या फिर राजनीति में बने रहना चाहते हैं? क्योंकि इतना समय अगर आप कोई बिजनेस में, कोई ठेकेदारी में और या फिर किसी चीज़ों में देते हैं तो आपके पास बहुत अनाप शनाप पैसा होता है, 5 गाड़ी खड़ा होता है घर के बगल में, है ना, और फिर एक भौकाल भी होता है, एक डर भी होता है। तो क्या मन में ठाने हैं कि राजनीति से संन्यास लेना है या फिर इसी तरह बस लोगों का साहित्य बन के रहना है? हम राजनीति करेंगे ही अभी भी, और अंतिम सांस तक हम राजनीति करेंगे। पैसे की कोई विषय नहीं है। हमारे बाबूलाल मरांडी जी भी हम शुरू से जानते हैं कि उनके पास भी पैसा नहीं था, झोला लेके आते थे और वो अपना काम विस्तार करते थे, आज मुख्यमंत्री बने। हमारा रघुवर दास जी को आप देखिए, उनका पिताजी मजदूर थे, आपने भी मजदूरी किए, लेकिन उनका ईमानदारी के साथ काम किए और काम करते करते वो भी मुख्यमंत्री बने। हमारा नरेंद्र मोदी को ही देखिए कि चाय बेचते आप यहाँ तक आप प्रधानमंत्री तक सफर तय कर लिए। जब 1992 में घोषणा हुई कि बाबरी मस्जिद को ध्वंस करना है, गिराना है, तो 1 सप्ताह पहले से हमने गाँव घूमना शुरू कर दिया और जो भी राम के चाहते लोग हैं, ऐसे लोग हैं, उनको हम उनके बीच इस विषय को रखा। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग उत्सुक होकर के निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग को भी चलना चाहिए। और यहाँ से हम लोग को लगा कि 70 के आसपास से लोग, हम लोग यहाँ से तीर धनुष लेके ही यहाँ से रवाना हुए अयोध्या के लिए। कि इतना ही आनंदित था कि हमारा प्राण जाए या वचन ना जाए, ऐसा सोच करके हम लोग वहाँ लगे थे। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कोई चिंता नहीं थी। बस एक ही मकसद था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना है। और वहाँ पे यही है कि ध्वस्त करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा देर के लिए आराम किए, तब तक में फिर काम चलना। जब शाम में वापस आए तो वहाँ एक एक ईंटा बाउंड्री का जोड़ना शुरू हो गया था। तो क्या है कि हम लोग भी उसी ईंटा जोड़ने में लग गए। कभी कोई ईंटा ले जा रहा है, कोई तो बालू ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। 5-6 फीट तक रात तक में जुड़ाई हो गई थी और हम लोग को लगा कि चले राम के काम में हम लोग आ गए हैं। कम से कम इतना बड़ा योगदान है कि हम लोग भी गिलहरी का काम किए, 2 ईंटा हम लोग जोड़ करके आए हैं। कभी नोटों के लिए मर गए तो कभी वोटों के लिए मर गए, तो कभी जात पात के नाम पर मर गए, तो कभी आपस में 2 गज ज़मीन के लिए मर गए। जिंदा रहता भगत सिंह तो कहता, यार सुखदेव हम भी किन लोगों के लिए मर गए। किसी शायर द्वारा लिखी यह लाइन हमें बहुत कुछ बयां करती है कि वोटों के लिए कौन मरा नेता और नोटों के लिए कौन मरा जनता। तो ऐसे में क्या किसी क्षेत्र में कोई ईमानदार नेता पैदा हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में और मैं आपके साथ धनंजय कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको प्रत्येक एपिसोड में किसी प्रेरणादायक व्यक्ति व हस्ती से परिचय कराते हैं। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आदर्श आनंद, सूर्य सिंह बेसरा, जयराम महतो और मनोज देहाती जैसे फेमस हस्तियों का भी जो है इंटरव्यू को देखें, और साथ ही जो टॉपर विद्यार्थी हैं, प्रेरणादायक किसान हैं, जो राजनेता हैं, जो
कोई और क्षेत्र में जो योगदान दे रहा है, वैसे प्रेरणादायक लोगों को भी आपके सामने हम प्रस्तुत करके परिचय कराएं। मैं इस वक्त लिट्टीपाड़ा क्षेत्र के एक ऐसे ईमानदार आदिवासी नेता के बीच मौजूद हूँ जो 3 दशकों से अपनी इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है और अपने क्षेत्र के लोगों का साथ दे रहा है। तो क्या है, मेरे बगल में बैठे जो इंसान है, शख्स हैं, उसकी अधूरी दास्तां उसको जानना चाहेंगे। और इनकी शुरुआत में हम आपको जो है छोटा सा परिचय के तौर पे बता देना चाहते हैं। ये 6 दिसंबर 1992 को इस क्षेत्र के एक बहुत बड़ी आदिवासियों की हुजूम लेकर कार सेवक बन के जो है अयोध्या पहुँचे थे। उस समय वो जगह था फैजाबाद। तो वहाँ पे ले जाकर और ये लोग कार सेवक बन के गए थे और बाबरी मस्जिद को विध्वंस किए थे। आज इन लोगों का सपना साकार हो चुका है। तो साहिब जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ पर। जी धन्यवाद धनंजय कुमार जी। और मैं स्वदेशी भारत न्यूज़ में जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हो, पत्रकार काम कर रहे हो, मैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत आप धन्यवाद देना चाहेंगे। चलिए, आपको भी इस जो है धन्यवाद के लिए हमारी ओर से भी धन्यवाद। साहिब जी, सबसे पहले आप हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए। जी बिल्कुल धनंजय जी, मैं साहेब हंसदा, इस क्षेत्र के लोग हमको साहेबदा भी ज़्यादा बोलते हैं, साहेबदा के नाम से पुकारते हैं। और मैं पाकुड़ ज़िला के एक छोटी सी गांव लिट्टीपाड़ा में जन्म लिया और वो किसान परिवार में, मेरे माता पिता किसान थे और यहीं से अपना पहचान या अपना काम शुरू किया और अभी हम यहीं रहते हैं। तो ये आपका जो है एक प्रकार से परिचय है। अच्छा, सुने थे कि बचपन में जो हैं आप यहाँ पे नहीं पले पढ़े, कहीं दूसरा जगह पे पले बढ़े, क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को ताकि वो जान सकें। जी बिल्कुल धन्य कुमार जी, मेरा जन्म यहाँ बगल के ही एक हॉस्पिटल में हुई। हॉस्पिटल में जन्म होने के बाद माताजी का तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो वहीं से ही हमारे मामा और मामी वहाँ से अपने ही आवास ले गए, अपने घर ले गए और उसी ने ही हमको भरण पोषण किया, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा। और जब हम थोड़ा जवान हुए तो वहीं से ही हमारी शादी हुई। हमारे शादी में हमारा वाइफ भी पढ़ रही थी, हम भी पढ़ रहे थे। ऐसा परिस्थिति में हम लोग शादी किए। साहिब जी, आपके बारे में ये सुने थे कि आप जो हैं जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, आप एक इस क्षेत्र से बहुत बड़े आदिवासियों का हुजूम लेकर वहाँ पे पहुँचे थे और बाबरी मस्जिद का विध्वंस किए थे। क्या कहानी है? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम सुने हैं। थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, आज साझा करें। आज का शाम आप ही के नाम है। जी बिल्कुल धनंजय कुमार जी, इस क्षेत्र थोड़ा जंगल एरिया पड़ता है, देहाती एरिया पड़ता है, गांव घर में लोग रहते हैं। जब 1992 में घोषणा हुई कि बाबरी मस्जिद को ध्वंस करना है, गिराना है, तो एक सप्ताह पहले से हमने गांव गांव घूमना शुरू कर दिया और जो भी राम के चाहते लोग हैं, ऐसे लोग हैं, उनको हम उनके बीच इस विषय को रखा। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग उत्सुक होकर के निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग को भी चलना चाहिए। और यहाँ से हम लोग को लगा कि 70 के आसपास लोग, हम लोग यहाँ से तीर धनुष लेके ही यहाँ से रवाना हुए अयोध्या के लिए। अयोध्या पहुँचे, रात में वहीं रुक गए। रात में ही हम लोग जो थोड़ा परिक्रमा करना था कर लिए, घूमना था घूम लिए और रात को ही विश्राम कर लिए। विश्राम करने के बाद जब सुबह उठे तो बगल में ही सरयू नदी थी, सरयू गंगा जी थी। सभी लोग का इच्छा हुआ कि चलो वहाँ पर नहा लिया जाए, इसके बाद ही राम मंदिर के पास जाया जाए। तो सुबह 7 बजे ही हम लोग वहाँ से नहा वहाँ करके आ गए थे
और बाबरी मस्जिद को सुबह 8 बजे तक उसको ध्वस्त करने का काम शुरू होना था। सभी लोग हम लोग 8 बजते बजते पहुंच ही गए थे और देश के सभी लोग, इतनी भीड़ थी, इतना उत्साह था, इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग तो थोड़ा देर के लिए भूल ही गए थे कि हम लोग कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए। पूरा माहौल राममय हो गया था, भक्तमय हो गया था और उसमें से पूरा अयोध्या नगरी में लाउड स्पीकर लगी थी। उसमें से बड़े बड़े नेता जो सेंट्रल लेवल के हमारे नेता है, जैसे आडवाणी जी है, ऋतंबरा जी है, ऐसा अटल जी है, ऐसा लोगों का उद्घोषणा शुरू हो गया था, उसका अभिभाषण शुरू हो गया था। पूरा अयोध्या में गूंज रही थी। हाँ, भक्त में इतना भक्तगण जुटे थे कि किसी के पास बड़े बड़े औजार नहीं था। कब शुरू होना था ये पहले ही तय हो गया था और पूरा लोग वहाँ पहुँच ही गए थे। लेकिन हम लोग को लगा कि भाई सब लोग तो आ गए थे, लेकिन शुरू कब कैसे करना है। तो उसी बीच में हमको लगता है कि 10 बजे के आसपास एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आई। हेलीकॉप्टर ही एक संकेत था कि हेलीकॉप्टर जैसे घूमेगा वैसे ही बाबरी मस्जिद पर हम लोग को चढ़ जाना है। और हम लोग देख रहे थे ऊपर से, एक हेलीकॉप्टर उड़ करके वापस चली गई, तब तक में यहाँ सारा का सारा हुजूम अब बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़ गए और खरीदना शुरू हो गया, तोड़ना शुरू हो गया। हम लोग भी जोश में थे तो हम लोग भी चढ़ गए। हम लोग भी 1-2 ईंटा फेंक रहे थे। तो डरने लग रहा था। डर तो उस समय नहीं लग रहा था, इसलिए कि इतना ही आनंदित था कि हमारा प्राण जाए या वचन ना जाए, ऐसा सोच करके हम लोग वहाँ लगे थे। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कोई चिंता नहीं थी। बस एक ही मकसद था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना है। लेकिन मित्र धनंजय जी, थोड़ी ही देर में धीरे धीरे करके बाबरी मस्जिद, मतलब हमको लगता है कि 3 घंटे के अंदर में इतनी बड़े बाबरी मस्जिद तक कि वो ढा गया, गिरा दिया गया। हाँ, उसमें से थोड़ा सा भीड़ काफ़ी था, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन लोग कहाँ से, क्या प्लानिंग है, कैसे है। किस उम्र में थे आप उस समय? हम लगभग उसमें 23 से 25 के बीच में। पूरा युवा थे? पूरा युवा थे, जोश था, जज्बा था देश प्रेमी के प्रति, इसलिए यहाँ से लोगों को भी बहुत लेके चले गए। और वहाँ पे यही है कि ध्वस्त करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा देर के लिए आराम किए, तब तक में फिर काम चलना। जब शाम में वापस आए तो वहाँ एक ईंटा बाउंड्री का जोड़ना शुरू हो गया था। तो क्या है कि हम लोग भी उसी ईंटा जोड़ने में लग गए। कभी कोई ईंटा ले जा रहा है, कोई तो बालू ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। 5-6 फीट तक रात तक में जुड़ाई हो गई थी और हम लोग को लगा कि चले राम के काम में हम लोग आ गए हैं। कम से कम इतना बड़ा योगदान है कि हम लोग भी गिलहरी का काम के 2 ईंटा हम लोग जोड़ करके आए हैं। आपका बात सुन के बहुत अच्छा लगा और इससे ये प्रतीत होता है कि आप एक ज़माने में बहुत जोशीले थे और अपने इस क्षेत्र से सैकड़ों आदिवासियों का हुजूम लेके कार सेवक बन के आप अयोध्या पहुंच के बाबरी मस्जिद का विध्वंस किए थे। साहिब जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप इस क्षेत्र के इकलौते जो हैं नेता हैं जो अभी तक जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी में विधायक सांसद बन के प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हों, लेकिन फिर भी आप हमें, हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से बताएं कि आपकी राजनीतिक यात्रा किस प्रकार से शुरू हुई है ना, और यहाँ तक का यात्रा किस प्रकार से रहा। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय कुमार जी, आपने इस सवाल हमसे किया तो निश्चित रूप से हम आपको अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि राजनीतिक शुरुआत मेरी कैसे हुई। हम जब 17-18 वर्ष के थे, उसी समय से हम सखा से जुड़ गए थे, संघ से जुड़ गए थे और श्याम सखा और प्रताप सखा दोनों में हम अपना आना जाना शुरू कर दिए थे। जब हमारा मैट्रिक की परीक्षा हुई, परीक्षा पास कर गए, कॉलेज लाइफ में अपना हम दाखिला कर लिए।
वहाँ जाने के बाद विद्यार्थी परिषद का लड़का वहाँ काम कर रहा था, सदस्यता बना रहा था। तो उन लोग ने हमसे भी अपेक्षा किया। उस समय 1 रुपया सदस्यता लगता था। तो हमको लगा कि भाई हम सदस्यता तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन 1 रुपया दे कि नहीं दे, ये मन में थोड़ा संकोच आ रही थी। लेकिन लगा कि नहीं, उसी में से कोई व्यक्ति कहे कि दादा आप जुड़ जाइए, 1 रुपया हम आपका लगा देते हैं। तो हम भी बातों बातों में हाँ कर दी कि भाई आप लगा दीजिए। हम जुड़ गए। जुड़ने के बाद वहीं से विद्यार्थी लाइफ से ही हमारा राजनीतिक शुरू हो गई। विद्यार्थी परिषद में हम जिला के संयोजक रहे, प्रदेश सह मंत्री रहे, और लगातार हमको लगा कि 7 साल 8 साल तक हम विद्यार्थी परिषद में काम किए। काम करने के बाद कॉलेज लाइफ, कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में काम करना था, काम कर लिए। लेकिन काफ़ी अनुभव आ गया था हमको कि देश के प्रति हमको क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को मोटिवेशन करना चाहिए। जब कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, तब तक शादी भी हो गया। स्थिति ठीक नहीं थी, शादी भी हो गई। तो वाइफ को ही हम पढ़ाना शुरू कर दिए। अपने हम ग्रेजुएशन करके ही रुक गए। तो होना क्या था कि गांव घर में रहते थे, विद्यार्थी परिषद में काम किए थे। गांव-गांव में, हर प्रत्येक गांव में कोई ना कोई व्यक्ति हमारा खड़ा हो ही गया था। इसके बाद से फिर हम अपना राजनीतिक शुरू किए, लोगों को मदद करना, लोगों के पास जाना, उसकी समस्या सुनना। किसी के पास पानी नहीं तो पानी की व्यवस्था करना, ब्लॉक में समस्या है तो ब्लॉक को देखना, थाना में कोई गाड़ी पकड़ा लेते उसको, मैंने ऐसे ही राजनीतिक हम अपना शुरू कर दिए। राजनीतिक रूप से आप लोगों का सेवा देना शुरू कर दिए? जी, सेवा देना शुरू कर दिए थे और अभी भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके हमको साहेब हांसदा से साहेबदा करके बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा भी लगा। और यही वजह है कि आज हम राजनीतिक में, सक्रिय राजनीतिक में हैं। और कितना समय हो गया आपको राजनीति में आए हुए और राजनीतिक जो है सफ़र को तय करते हुए? हमको 2013 में ही हमको पार्टी ली थी। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। पहले तो संघ में थे, संघ से विद्यार्थी परिषद से लगभग पूरा राजनीतिक जीवन लगभग कितना समय का रहा? पूरा अभी 13 से आप जो अभी तक चल रहा है। हाँ, उससे पहले का? उधर तो राजनीति करते थे, लेकिन वो विद्यार्थी परिषद के नाते ही हम लोगों को जोड़ रहे हैं। लगभग उधर का भी 10-15 साल हो? जी, 25-30 साल। हमको लगा कि पूरा जीवन ही अभी राजनीति में ही, अगर ऐसा दृष्टि से देखा जाए तो पूरा जीवन ही मेरा राजनीति में ही चल रही है। क्योंकि हमको 2013 ने पार्टी ली। पार्टी लेकर के हमको सबसे पहले छत्तीसगढ़ भेजा गया। वहाँ प्रभारी बना करके एक विधानसभा वहाँ देखे। वहाँ से आने के बाद बिहार विधानसभा 7 विधानसभा देखे एसटी क्षेत्र को। इसके बाद बंगाल देखे, झारखंड देखे। ऐसा कई जगह पार्टी ने हमको भेजा। वहाँ हम सकुशल काम करके वापस आए। अभी हम अपने क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। क्या कारण है कि साहेब हंसदा आज तक किसी, आप जिस राजनीतिक पार्टी में हैं उस राजनीतिक पार्टी में जो है आपको विधायक बनने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया? आपको जो है कहें तो एक प्रकार से साफ शब्दों में आपको टिकट नहीं दिया गया। क्या कारण है? क्या ये कि आपके पास पैसा नहीं है, आप माफिया नहीं हैं, आप गुंडा नहीं हैं, आपके पास अनाप शनाप पैसा नहीं है, ये कारण? या फिर लगा कि नहीं कि जो है साहेब हंसदा दिखावे वाला इंसान नहीं है, उसकी जगह कोई और योग्य है? क्या कारण है? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते। हमारे भारतीय जनता पार्टी बहुत स्वच्छ छवि की पार्टी है और निश्चित रूप से कभी ना कभी हमको मौका देगी है, ये विश्वास है हमें। लेकिन हाँ, हमारा एक समीकरण होता है पार्टी की। जब टिकट वितरण होता है तो उस समय एक समीकरण होता है। हो सकता है कि उस समीकरण के बीच हम नहीं आया हो, हमारा नाम नहीं आ पाया हो, लेकिन हम इतना खुश हैं कि हमारे जगह जिस समय से हमारा बात चल रही थी तो उस समय हमारे जगह यहाँ का एक विधायक थे, मंत्री थे, साइमन मरांडी, उसको हमारे जगह लड़ाया। हम सेकंड लाइन में थे। इसके बाद फिर उपचुनाव हुई। उपचुनाव में हेमलाल मुर्मू को चुनाव लड़ाया। वो भी संसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। इसके बाद फिर इधर दानियल जी को, ऐसा कुछ लोगों को लड़ाया गया। लेकिन हम इसलिए खुश हैं कि चले इतने बड़े बड़े नेता के बीच में मेरा नाम टकरा रहा है। हम सेकेंड लाइन का नेता हैं, अभी हम कम नहीं है ऐसा मान करके अभी भी काम कर रहे हैं।
साहब जी, आप हमें बताएं कि आप राजनीतिक जीवन में बहुत समय से इस क्षेत्र को देखे हैं, अपने क्षेत्र के अलग अलग गांवों में गए हैं और वैसे भी सरकारी आंकड़ों में भी ये जो लिट्टीपड़ा क्षेत्र है आपका सबसे पिछड़ा है। क्या आपको अनुभव मिला अभी तक अपने क्षेत्र के बारे में और आपके इस लिट्टीपड़ा क्षेत्र को लेकर? ऐसा धनंजय जी, बहुत दुखद विषय है ये सब। हमें लगता है कि हमारे इस क्षेत्र कोई भी गरीब नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ लोग, हमको लगता है कि गरीब घोषित कर दिया गया है, गरीब बनाया गया है। क्योंकि यहीं से लाखों हज़ारों टन रोज़ के रोज़ कोयला निकलता है और बाहर के राज्य में चली जाती है। यहीं से हज़ारों टन पत्थर निकलता है, वो बाहर चली जाती है। लोगों को यहाँ बिजली चाहिए तो बिजली नहीं मिल पाती है। बच्चा को पढ़ाई के समय में ही चला जाता है, फिर रात को देता है, तो कोई यहाँ बच्चा पढ़ नहीं पाता है। दूसरी बात आपको हम बता दें कि कोयला इतना चला जा रहा है, फिर लोगों को यहाँ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। जो मूल सुविधाएं यहाँ लोगों को चाहिए था, उससे लोग अभी भी वंचित है। अगर ये सब मिलना शुरू हो जाएगा तो हमें लगता है कि पाकुड़ ज़िला भी देश के अग्रणी ज़िला में खड़ी हो सकती है। ये हम दावा के साथ कहते हैं। और जब जब अभी गरीब लोग इस सब से जूझेगा, तब तक हम जैसे नेता या हम भी इन लोग के साथ खड़े होकर इन लोग का आवाज़ हम उठाते रहेंगे, जब तक इसका मूल सुविधा से इन लोग को जोड़ा नहीं जाए। आपकी बातों से पता चलता है कि आपका ये जो लिट्टीपड़ा क्षेत्र है ये हालांकि पिछड़ा है नहीं, इसको पिछड़ा बना के रखा गया है। जी जी जी। आप जैसे बताएं, आप वो कोयला खदान मतलब आलूक बेड़ा का जिक्र किए, जी जी जी। जहाँ पे 2-3 कंपनियां हैं, बीजीआर माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड, डीवीएल, ऐसी कंपनियां जो है यहाँ से कोयला जो है निकाल के अलग अलग प्रदेशों में भेजती है, वहाँ पर बिजली आती है, लेकिन आपके इस क्षेत्र में नहीं। दूसरा, आप पत्थरों का जिक्र किए हैं। तो वास्तव में ये आपका जो लिट्टीपड़ा क्षेत्र है प्राकृतिक रूप से तो समृद्ध है, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से ये पिछड़ा है। क्या लग रहा है कि ये क्षेत्र को जो है, ये क्षेत्र वास्तव में पिछड़ा है या इसको पिछड़ा बना के रखा गया है? और यहाँ के लोगों को क्यों शिक्षित नहीं होने दिया जा रहा है और कौन शिक्षित नहीं होने देना चाहता है? कौन लोग? ये ऐसा हमें लगता है ना कि हमारे क्षेत्र के लोग थोड़ा अशिक्षित है और ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है। यहाँ जो भी नेता आए हैं, यहाँ लूटने कूटने के लिए है आए हैं, अपना कमाई करने के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा के लिए। जिस दिन यहाँ की जनता अपने वोट की महत्व को समझेंगे और यहाँ का जनता जागरूक हो जाएंगे कि नहीं, मेरे अधिकार का चीज़ इन नेताओं ने लूट के ले जा रहा है, अगर ये जागरूक हो जाएंगे तो ऐसा नेता का भट्टा भट जाएगी, राजनीतिक नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे, भागना पड़ जाएगा इन लोगों को। हमें विश्वास है कि आप धीरे धीरे जागरूक भी लोग हो रहे हैं, ऐसा सवाल उठता भी है, लेकिन हमें लगता है कि और 1-2 बार चुनाव में इन लोग को भेज दिया जाएगा, ऐसा नेता लोग को। आपके अनुसार से मतलब ये क्षेत्र जो है शिक्षित है नहीं, इसको अशिक्षित बना के रखा गया है। जी। और इन लोगों ने पढ़ने नहीं देना चाहता है। इन लोग का मनसा रहता है कि यहाँ का जनता अगर पढ़ लेगा तो हम लोग का मनसा समझ जाएगा, तो फिर हम लोग को नकार देगा। इसीलिए ये लोग चाहता है कि यहाँ का जनता शिक्षित ही रहे, जो हम कहें वही सुने, बाकी अपने से कोई बुद्धि नहीं हो, ऐसा सोच करके यहाँ का जनता को अशिक्षित किया जा रहा है, रखा गया है। साहिब जी, आपके इस क्षेत्र के लोग आपको आप बताएं कि साहिबदा बोलता है, और हम भी इस चीज़ को सुने हैं क्योंकि हम भी आपके इस क्षेत्र से बहुत दूर के नहीं हैं, है ना। और मुझे जहाँ तक कि पता चला लोगों से कि आप एक लौता ऐसा नेता हैं, है ना, जो अपने फसल को बेचकर, अपने धान को बेच के राजनीति में लोगों का सेवा किए हैं, लोगों का मदद किए हैं, है ना। ऐसा हालांकि और नेता नहीं करता है। वो गुंडागर्दी करके अलग अलग जगहों से पैसा कमाता है, 4 ठेकेदारों से पैसा लेता है और उनके बल पर वो उछल कूद करता है। लेकिन आप वैसे नेताओं में से नहीं हैं। आप जो हैं, जो भले आपकी जो भी जो है आर्थिक स्थिति हो, लेकिन फिर भी अपने आप को जो है लोगों की सेवा में लगाए हैं। लेकिन परिणाम आज बहुत अच्छा आपका नहीं है, है ना। आप को जो भी आपकी जिन पार्टियों में सेवा दे रहे हैं, आपको अभी तक अवसर नहीं मिला। तो और आप जैसे बताएं अपनी कहानी को, आप पूरा जीवन राजनीति में दिए,
अब क्या लग रहा है कि अब राजनीति से आपको संन्यास लेना चाहिए, आप संन्यास लेना चाहते हैं या फिर राजनीति में बने रहना चाहते हैं? क्योंकि इतना समय अगर आप कोई बिजनेस में, कोई ठेकेदारी में और या फिर किसी चीज़ों में देते तो आपके पास बहुत अनाप शनाप पैसा होता, 5 गाड़ी खड़ा होता घर के बगल में, है ना, और फिर एक भौकाल भी होता, एक डर भी होता। तो क्या मन में ठाने हैं कि राजनीति से संन्यास लेना है या फिर इसी तरह बस लोगों का साहेबदा बन के रहना है? जी धनंजय कुमार जी, जब हमने राजनीति शुरू की थी तो उसी समय में ही हमने तय कर लिया था कि नहीं, हमको अपनी भविष्य या अपनी दिशा राजनीतिक में ही शुरू करनी है और राजनीतिक से ही अंत करनी है। हम राजनीतिक करेंगे ही अभी भी और अंतिम सांस तक हम राजनीतिक करेंगे। मतलब आप लोगों का हम सेवा करेंगे। मतलब आप अभी भी माने पुनः आप जो हैं उसी तरह लोगों का साहेबदा बन के रहना? जी जी जी, हम राजनीतिक तो सेवा भावना मानते हैं, हम अंतिम क्षण तक, और हमारा लक्ष्य भी है कि लोगों का सेवा करना। हम अंतिम सांस तक इन लोग के साथ खड़े रहेंगे और जो गरीब है, जो समस्या है, इस क्षेत्र का जो भी मुसीबतें हैं उसको हम लगातार उठाते रहेंगे। जो भी यहाँ लूटने के लिए लोग आएंगे, जो भी यहाँ खसोटने के लिए लोग आएंगे, प्रताड़ित करने के लिए लोग आएंगे, हम उनके विरोध निश्चित रूप से रोड में खड़े रहेंगे। ये हमें आपको दिखाई देगा। अब साहिब जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों में अगर कोई लोग है ना, कोई युवा है जो भी पढ़ लिख रहा है या जिनकी पढ़ाई भी पूरी होने जा रही है और उनमें से कोई ईमानदार है लेकिन ईमानदारी के साथ वो नेता बनना चाहता है ना, तो क्या वैसे लोगों को आना चाहिए या नहीं? क्योंकि राजनीति में साफ छवि के लोग आना चाहते नहीं हैं, है ना, और बहुत लोग जो हैं ये भी मानते हैं कि नहीं, राजनीति में जो ईमानदार लोग हैं, जो साफ छवि के लोग हैं, ये लोग जो हैं राजनीति में सफल नहीं हो पाते हैं। राजनीति में जो है गुंडा, बदमाश, जो है माफिया जैसे लोग जो है राजनीति में सफल हो पाते हैं। तो वैसे लोगों को आप अपनी ओर से क्या प्रेरणा देंगे कि वैसे लोगों को, वैसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, जो नेता बनने का सपना देख रहा हो? जी 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 धनंजय कुमार जी, जो भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, हम तो निश्चित रूप से यही कहेंगे कि बेहिचक, बिना झिझक के राजनीतिक अगर करना चाहते, सेवा करना चाहते तो आना चाहिए। क्योंकि पैसे कोई महत्व नहीं है, बस आपका अपना ईमानदारी और काम, ये 2 चीज़ आपको देखता है। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से कि आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ तक आप पहुँचेंगे ही। अगर उदाहरण के लिए कहें, पैसे की कोई विषय नहीं है। हमारे बाबूलाल मरांडी जी भी हम शुरू से जानते हैं कि उनके पास भी पैसा नहीं था, झोला लेके आते थे और वो अपना काम विस्तार करते थे, आज मुख्यमंत्री बने। हमारा रघुवर दास जी को आप देखिए, उनका पिताजी मजदूर थे, अपने भी मजदूरी किए, लेकिन उनका ईमानदारी के साथ काम किए और काम करते करते वो भी मुख्यमंत्री बने। हमारा नरेंद्र मोदी को ही देखिए कि चाय बेचते अब यहाँ तक आप प्रधानमंत्री तक सफ़र तय कर लिए। इसका मतलब ये है कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। हमने अपने भाषण में भी हम लोगों को समझाते हैं कि भाई आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, निश्चित रूप से आपका पहचान बढ़ेगी, आपको लोग जानेगा, दिखाई देगा, देर ही सही लेकिन आपको लोग समझेगा। तो इसीलिए लोगों को आना चाहिए, बेहिचक आना चाहिए। इसमें हम युवा पीढ़ी को यही कहेंगे कि भाई अगर आप सोच रहे हो जनता की सेवा के लिए तो निश्चित रूप से आपको नेता बनने का सपना देख रहा है तो उन्हें आना चाहिए भाई, आना चाहिए। वो भी नेता बन जाएंगे। जी जी जी, नेता निश्चित रूप से बनेंगे। चलिए साहिब जी, अगर अब अपनी ओर से आप अपने क्षेत्र के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। आज का शाम आप ही के नाम है तो इसीलिए आप अपने क्षेत्र के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जी बिल्कुल धनंजय जी, हमने अपने क्षेत्र को बहुत सींचा है और हमने आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों को हम ये बताना चाहेंगे, संदेश बताना चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से अपना वोट का महत्व को समझिए और अपने बेटे, अपने बेटी, अपने घर, अपना परिवार, अपने पत्नी, अपने समाज के प्रति सोच रखिए कि इसका काम कौन कर सकता है, कौन ईमानदार नेता हो सकता है, कौन आपके साथ खड़ा हो सकता है। ऐसा नेता को आप चुनिए ताकि आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छा से अच्छा सुशासन व्यवस्था खड़ी हो सके, अच्छा से अच्छा शिक्षा मिल सके, दवा मिल सके, आपको काम मिल सके, रोजगार मिल सके। ऐसा सोच करके एक स्वच्छ छवि के अच्छे नेता को आप चुनिए
ताकि आपकी आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा भविष्य हो। यही हम जनता को देना चाहेंगे कि आप सुधरना शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए, और जो भी भाई हमारे पहाड़ एरिया में, जंगल एरिया में रहते हैं, आप उन तक भी ये संदेश पहुंचाइए कि नहीं, अब हम लोग को अच्छे नेता चाहिए, तभी यहाँ का विकास हो पाएगी, यहाँ अच्छा काम हो पाएगा। चलिए, आपके बातों को एक एक करके हम सुने और अच्छा लगा, है ना। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपकी अधूरी दास्तां थी। हमें भी लालसा थी कि साहिब जी जो हैं राजनीति में लोगों का सेवा करते करते साहिबदा बने। भले विधायक सांसद नहीं बन पाए, लेकिन आप इस क्षेत्र के लोगों के लिए साहिबदा बने, हैं ना। तो आज हमें लगा कि आपके पास आना चाहिए। अच्छा, अब अंत में हमारे जो दर्शक हैं, जो अभी तक आपको देख रहे थे, है ना, जी। उन लोगों को अपनी ओर से कुछ संदेश देना चाहेंगे, हमारी टीम को कुछ संदेश देना चाहेंगे, तो आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल धनंजय जी, हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम छोटी सी गांव से बिलोंग करते हैं, और आपका चैनल हम तक अगर पहुंच गई है तो बहुत बड़ी बात है। हम जैसे लोगों का गरीब लोगों का अगर आप आवाज़ उठा ही रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी भी बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी हम कह देते हैं कि मीडिया के भी कई ऐसा चैनल है कि बहुत पैसा दीजिए तब फिर आपका चैनल हम दिखाएंगे, लेकिन आपका चैनल हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। गरीब लोग से गरीब लोग जो पैसा दे भी नहीं सकता है, उसको समस्या किसी को कहना भी है, तो उसका भी आप आवाज़ उठाते हैं। आप जो भी स्वदेशी भारत में जो भी आप कार्यकर्ता या पत्रकार बंधु आप काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को, और एक मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई भी है। और आपका फॉलोअर या सबको भी हम यही निवेदन कहेंगे कि नहीं, स्वदेशी भारत को और हम लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइब कर दे, सपोर्ट कर दे, उसके साथ खड़े हो, ताकि इन लोग का थोड़ा मनोबल ऊंचा भी हो जाए। क्योंकि हम को अंदाज़ा भी नहीं था कि हम भी किसी चैनल से जुड़ करके हम इंटरव्यू दे पाएंगे, लेकिन आज होने के बाद हमें ये लग रहा है कि नहीं, देश में ईमानदारी अभी भी ज़िंदा है। और आज स्वदेशी भारत न्यूज़ के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। तो आप हमको इस इंटरव्यू के लिए कुछ पैसा दिए नहीं ना है? नहीं, पैसा तो दिए नहीं है, लेकिन आप लोग हो सकता है सोचेगा, क्योंकि नेता का इंटरव्यू है। नहीं, आपके लिए नहीं, मतलब कई ऐसे जो विज्ञापन है, भाई आप पैसा दीजिए तो फलना देखना, बहुत ऐसा चल रहा है। लेकिन आपने जिस हिसाब से आपने हमारा आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है, गरीब लोग का आवाज़ को सामने लाने की कोशिश की है, ये बहुत बड़ी मायने रखती है धनंजय जी। और हम आपके साथ हैं, आपके न्यूज़ के साथ हैं। जब भी होगा तो हम लोग जहाँ खड़े होने के लिए बोले वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शुभकामना के लिए, और हमें प्रेरित करने के लिए। हमारा जो चैनल है स्वदेशी भारत न्यूज़, ये एक राष्ट्रवादी न्यूज़ चैनल है। राष्ट्रहित में अपने आप को समर्पित करके कार्य करना ही स्वदेशी भारत न्यूज़ का मुख्य उद्देश्य है। और हमारे 2-3 कार्यक्रम है, एक इंडिया से भारत की, और जिसमें हम लोग जो अभी के समय में इंडिया बन गया, जो एक पुराने समय में भारत हुआ करता था, है नहीं, पुनः हम लोग इंडिया से भारत की ओर लेके चाहते हैं। उसमें जो भी स्वदेशियत को बढ़ावा दे रहा है, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, वैसे लोगों को शो में लाते हैं। चाहे वो गुरुकुल चला रहा हो, चाहे स्वदेशी वस्त्र को बना रहा हो, चाहे गौशाला चला रहे हो, चाहे जैविक खेती कर रहा हो, जो भी लोग स्वदेशियत को बढ़ावा दे रहा है, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, वैसे लोगों को हम लोग इंडिया से भारत की ओर शो के माध्यम से दिखाते हैं। दूसरा शो हमारा ये जनहित वार्ता, जिसमें प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्तियों से हम परिचय कराते हैं आपको। तीसरा शो हमारा स्वदेश दर्शन, जिसमें हम भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का डॉक्यूमेंट्री आपको जो है आप तक पहुंचाते हैं, आप तक उपलब्ध कराते हैं। तो ये हमारा अभी 3 प्रमुख कार्यक्रम है। इसी के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं दिन प्रतिदिन। और आपको अगर तीनों कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम साहिब जी जैसे और लोगों की जो है दास्तां को, यानी कहानी को जो है आप दर्शकों तक हम लोग ला सकें, और हमें मोटिवेशन मिलेगी। अब हम आपके साथ यहीं पे विदा लेना चाहेंगे। हम आपसे फिर पुनः हम मिलेंगे स्वदेशी भारत न्यूज़ के अगले एपिसोड में, और किसी ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्तियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वदेशी भारत न्यूज़ में। मैं धनंजय कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।